Oh, welcome back, students. Let's start our MJT07 discussion part. और पहला ही क्वेश्चन हमारा इनऑर्गेनिक एंड मैथमेटिक्स चैप्टर. So we are solving MJT07 problems. So currently this mark is not working. Let's change it. Okay, so question one. Generally, the aim of calcination and roasting is to obtain the metal oxide. Which of the following is directly convert into metal on roasting? तो लेड कार्बोनेट को अगर आप रोस्टिंग के प्रोसेस से कैल्सिनेशन प्रोसेस से अगर गुजारोगे, लेड कार्बोनेट को कैल्सिनेशन प्रोसेस से गुजारोगे तो आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा, पर वो क्या कहते हैं डायरेक्टली नहीं मिलता है. क्या कहते हैं लेड ऑक्साइड मिलता है, डायरेक्टली मेटल नहीं मिलता है. ठीक है. तो फेरस सल्फाइड के साथ भी आपको डायरेक्टली फेरस सल्फाइड के साथ अगर आप प्रोसेस करते हो तो इसमें भी आपको क्या है, रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपको हीट करना पड़ता है, सल्फाइड वुड्स को हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे. ठीक है, प्रेजेंट होके. तो इस सब में सिर्फ आपका जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है, वही आपका जो है रोस्टिंग प्रोसेस के बाद जो है मर्क्यूरी देगा. पहले क्या होता है, पहले देखिए जब भी एनजीएस को अगर रोस्टिंग प्रोसेस एनजीएस को अगर आप करते हो तो क्या होगा, एचजीएस व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, दिस विल अंडरगो एचजीओ. ठीक है, एचजीओ प्लस द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड. ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली एचजीओ जो है वो ये जो एचजीओ है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में जाता है एंड यू विल बी गेटिंग एचजी एस द मड. ठीक. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच salt not cause hardness of water. देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर क्या बताना चाहिए कि आपके पास बाइकार्बोनेट यानी HCO3 नेगेटिव. ठीक है, बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्या होना चाहिए, क्लोराइड. This is of magnesium ion and calcium ion. इन दोनों के अगर आपके पास बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड है तभी आपको हार्डनेस ऑफ वाटर देखने को मिलता है. तो पहला ऑप्शन इज कॉल्ड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा इज कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा इज मैग्नीशियम सल्फेट. तो ये तीनों कॉज दे ऑल दिस थ्री विल कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर. द फोर्थ वन इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आपका हार्डनेस नहीं बनता. यूपीएससी नोमेनक्लेचर बड़ी आसान सा यूपीएससी नोमेनक्लेचर है आपका है K2 है ना. सो K2 क्रोमियम साइनाइड 2, देन O2 दिस इज कॉल्ड peroxide, then superoxide, then ammonia. ठीक है, so this is -2 -1 so you will be getting chromium का 1 2 3 + 3. ठीक है, so क्या होगा बताइए, पोटासियम साइनो है, अमीन है, तो अमीन AMN पोटासियम अमीन डाइसाइनो नीचे लिखता हूँ बट देयर शुड नॉट बी एनी गैप. सुपरऑक्सो परऑक्सो. ठीक है, परऑक्सो क्रोमेट 3. आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच octahedral complex does not show geometrical isolation. So if you see we have 4 options given, Ma3 B3. This will show geometrical isolation facial and medial. अच्छा, and A4 B2. This will show sisters. Then we have A5B, no geometrical isomerism. And A2 B4 वो भी आपको क्या है, sisters बताएगा. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं. तो ऑप्शन नंबर ए का अगर बात करें तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
वो क्या है 35, क्या है 35। ऑप्शन नंबर बी का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 36 है। ऑप्शन नंबर सी का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो है 36 है, और ऑप्शन नंबर डी का जो एटॉमिक नंबर क्या है 36। तो ये क्या करेगा 35 से 36 पहुंचना शुरू करेगा, ठीक है। ये 35 से 36 पहुंचना शुरू करेगा। तो जब 35 से 36 पहुंचेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वो वहाँ पहुंचे हैं। तो 35 से किस पे जाना है उसको, 36 पे जाना है। उसका एटॉमिक नंबर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है उस पर पहुंचना पड़ेगा। जो हमारा ऑप्शन ए है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है, जो कि 36 से कम है, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन से कम है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेशन एजेंट का काम करेगा। ओके, क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो BF6 3 नेगेटिव, आपको ये क्वेश्चन बार बार आया है, इसको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है कि जो बोरोन है, बोरोन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। बोरोन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो डी ऑर्बिटल्स शुरू होते हैं थर्ड पीरियड से। तो जब डी ऑर्बिटल हो नहीं सकते हैं तो वो 6 बॉन्ड 6 बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकता, एक्सटेंशन नहीं हो सकता उसके बॉन्ड का, ठीक। जो BHB है, ब्रिज बॉन्ड है B2H6, आपको पता होता है कि B2H6 वो क्या होता है, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि PbI4 डज नॉट एक्सिस्ट। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि PbI4 डज नॉट एक्सिस्ट। आपको पता होगा कि जो Pb जो है ये क्या होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इज अनस्टेबल, ठीक है। ये तुरंत जो है Pb जो है, Pb अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें आना पसंद करता है, Pb+2 में आना पसंद करता है। इसीलिए जो है आपका Pb+4 एक्सिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड। तो आपका NO2 जो होता है वो आपको ब्राउन कलर का गैस दिखाता है, ठीक है। ब्राउन कलर कई जगह एक्सपेरिमेंट इसका यूज भी किया जाता है। NO2 एक ब्राउन कलर का गैस है। इसका कारण है कि NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण आपको कलर इम्पोर्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स। वी हैव 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, सो Mg3N2। आपको क्या करना है, आपको ये 1 मोल है तो आपको वाटर देखिए, तो मैग्नीशियम है कितना हाइड्रोक्साइड आयन लेगा, एक मैग्नीशियम 2 हाइड्रोक्साइड आयन लेता है, तो 3 मैग्नीशियम कितना हाइड्रोक्साइड आयन लेगा, 6 नहीं सॉरी 3 मैग्नीशियम 3 × 2 6 का 106 OH आयन लेगा। दैट्स व्हाई 6H+ आयन इधर डालती, वाटर है ना तो H2 होता है, तो 6H किसके साथ गया, मैं N2 के साथ गया, सो N2H6 दिस इज नथिंग बट क्या होगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन ऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो अब मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करो तो MgCO3 पे जैसे ही आप हीट करो तो ये देगा MgO प्लस CO2। तो जैसे ही आप बात करते हो सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट जनरली हीट करने के आपको प्रोडक्ट नहीं देता, स्टेबल होता है। हाँ, पर अगर आपने इसको बहुत हीट किया, अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट, सही बोलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते करते इसके मेल्टिंग पॉइंट के नज़दीक पहुंचते हो, तब वो Na2O प्लस CO2 देता है। बट ये क्या है, बहुत ही रेयर है, आपको बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं या थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर की बात करते हो, तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज नहीं करता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज करता है। जब इसका मेल्टिंग, सोडियम कार्बोनेट के मेल्टिंग पॉइंट ऐसा इसलिए होता है कि सोडियम और कार्बोनेट के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इनको डिकम्पोज करना, ठीक है, ये तो ये प्रोडक्ट बनाएगा बट हाई एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक। सो एट नॉर्मल टेम्परेचर और बेसिक एलिवेटेड टेम्परेचर दिस प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म।
ठीक। सो सिमिलरली सेम थिंग इज विद पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट विद K2CO3 भी जो होता है उसके साथ भी सेम केस होता है। सो दिस इज ओनली फॉर आयु एट अराउंड 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट फॉर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दिस अगेन MJT 6 क्वेश्चन का रिपीटेड वर्जन है, not the same question they are asking here. So theta is equal to 90 degree, no explanation required. Which is not correctly matched? Question number 13. So XeO3 क्या होगा? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स 3, यहाँ पे एक नॉन पेयर, टोटल 4 हो गए। So hybridization is equal to sp3 and that's why shape is equal to pyramidal. Shape is equal pyramidal. इसका शेप क्या हो जाएगा? पिरामिड होगा। ClF3 आपको पता है क्या हो जाएगा? टी शेप होता है। उसके बाद क्या होगा बताइए? XeO4 है डबल बॉन्ड 4, उसके बाद क्या होगा बताओ? स्क्वायर पिरामिड। इसके बाद XeF2 क्या होगा? लीनियर। ठीक है। सो XeO3 क्या होता है? पिरामिडल होता है। तो इन्होंने गलत देखिए क्या बताया? ट्राइबोलम लेना बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस यानी फिजिबल नहीं है? तो पहला देखिए फ्लोरीन पॉजिटिव प्लस क्लोरीन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज लेना इज अ डिफिकल्ट टास्क। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना पड़ता, तो क्या करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे देगा। तो क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपैरिजन किया जाए तो क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज ले लेगा फ्लोरीन के कंपैरिजन से। तो पहला जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेम इन सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका? ध्यान से देखेंगे, बेरिलियम है उस पे नेगेटिव है, बोरोन पे पॉजिटिव है, बोरोन पे 0 है। तो बोरोन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन अकोमोडेट नेगेटिव चार्ज। अगर आप बात करो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करो तो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज लेना पसंद करेगा। ठीक है। सॉरी अगर आप ध्यान से देखो मेरे अंदाज से हमने गलत बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन नाम है इज S2 2p3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2s2 2p3। सो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड N पॉजिटिव बनाना यानी कि 2s2 2p4 बनाना and the another process is 2s2 2p2 बना। ठीक है। सो क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा मुश्किल है। आप इसके भी क्या कहते हैं हाफ फील्ड को दिक्कत दे रहे हो और इसके भी हाफ फील्ड को दिक्कत दे रहे हो और घुमा फिरा के अनस्टेबल कन्फिगरेशन बना रहे हैं। ठीक है। तो यस दिस प्रोसेस इज क्वाइट अनयूजुअल, ये प्रोसेस होना थोड़ा सा मुश्किल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है KMnO4 इज आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि कैपेबल ऑफ क्रिस्टलाइजिंग सिमिलर टू अनदर सब्सटेंस। मतलब ये जो है ना KMnO4 किसी और सब्सटेंस की तरह क्रिस्टलाइज हो रहा होगा। ठीक है। सो आई थिंक KClO4 इज द करेक्ट आंसर। Now gold number of hemoglobin is 0.03. Hence 100 ml of gold will require how much hemoglobin so that gold is not coagulated by 10 ml of honey. So क्या होगा amount? Question number 16 we are talking about. So amount of gold soul is equal to क्या होगा? Point क्या है? hemoglobin का gold number है 0.03 into 100 by 10. That is coming to be 0.3. तो 0.3 मिलीग्राम आपका आंसर आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 की बात करें तो क्या है? क्वेश्चन 17 में बोल रहा है कि आयरन का कोरोजन हो रहा है। तो क्या होता है आयरन का कोरोजन? मतलब कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, Fe+O2 गिविंग यू Fe2O3। ये आपके +3 स्टेट में आ गया, ये 0 में था, ये 0 में था। तो ध्यान से देखो ना कि इसका इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है। यही प्रोसेस है। क्या होगा? इस ऑक्सीडाइज टू
H3 and oxygen is reduced to -2. तो ऑब्वियसली बात यही है ना, -0 से -2 रेडॉक्सिक्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करो। इन ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ x नेगेटिव y नेगेटिव and Z2 gas Z2 is passed, X2 is liberated and Z ion is formed। जब X2 is liberated and Z ion is formed, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि E naught of Z जो होगा वो E naught of X से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, एंड Y is remain unaffected। ओके, आगे पढ़ते हैं। Y जो है वो अनअफेक्टेड था। Y अनअफेक्टेड है, इसका क्या मतलब है कि Y जो होगा E naught of Y जो होगा वो क्या होगा? आपका E naught of Z से कम होगा, करेक्ट? E naught of Z से सॉरी E naught of Y जो होगा वो E naught of Y जो होगा एग्जैक्ट फिर से हम लोग पढ़ते हैं। Z is formed by Y negative remains unaffected, Y negative remains unaffected। तो आप कह नहीं सकते हो कि E naught of Y जो होगा वो Z से कम होगा या Z से ज्यादा होगा। आप बराबर भी हो सकता है, क्या है? बराबर होगा। ठीक है, अफेक्टेड नहीं तो बराबर हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो बराबर होगा। तो क्या है आपका, बट एक चीज पॉसिबल है, Y नेगेटिव सॉल्यूशन में है, Y नेगेटिव सॉल्यूशन में है, इसका तो एक मतलब श्योर हो गया कि जो E naught of Y है वो E naught of X से ज्यादा होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। E naught of Z जो है वो वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बता सकते, वैल्यू के बारे में हम नहीं बता सकते, मतलब Z का X और Y के साथ रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए और सी आपको क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो एक और बात ये भी है, अगर आपका E naught of Y अनअफेक्टेड है, इसका ये भी मतलब है कि जो E naught of Y जो है ना वो आपका E naught of Z से भी ज्यादा है। ठीक है, E naught of Y वो आपका Z से भी ज्यादा है। अच्छा, आगे बात करते हैं। The boiling of aqueous solution is given, so delta TB, question number 19, delta TB is equal to 0.015। okay, and this is nothing but क्या होगा? I into M into KB। delta TF is equal to, that is I need to calculate I into M by 2 into KF। इसको आप घटा दो तो क्या हो जाएगा? 0.015 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इज इक्वल टू I into M into KB की वैल्यू क्या है? 0.512 डिवाइडेड बाय I into M by 2 into KF is 1.86। So if you calculate, you will be getting 0.27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। The solubility of gas in liquid is maximum। solubility of gas in liquid है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो आपने कोका कोला पिया है, दुनिया भर की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स से आप पीते रहते हो, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता होगा। जो कोका कोला होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। ठीक है, कोका कोला बॉटल्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर पे पैक किए जाते हैं। तभी जैसे ही आप उनको ओपन करते हो तो क्या होता है? बबल्स निकलते हैं। दैट मीन्स कि जो गैसेस जो होते हैं, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे सॉल्युबल बनाया जाता है। क्या करते हैं? उसको सॉल्युबल बनाया जाता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर। एंड आप देख लो उनको काफ़ी ठंडा फ्रिज में रखते हैं, नहीं फ्रिज में रखते, कहीं बाहर नहीं रखते, तो फ्रिज में रखते। तो आपका जो है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे उसको सॉल्युबिलिटी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 है। द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट K। सो K का क्वेश्चन नंबर 21, सो K इज इक्वल टू A e to the power minus E by RT। थोड़ा सा लॉग अप्लाई कीजिए। सो लॉग ऑफ K क्या हो जाएगा? लॉग A प्लस सॉरी माइनस EA by RT इंटू 2.303। ठीक है, सो तो अगर आपको ग्राफ बनाना हो log K वर्सेस 1/t का, तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू c प्लस mx। तो x क्या है? y इज इक्वल टू log K, x इज इक्वल टू 1/t, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस EA by R इंटू 2.303।
ठीक है, तो ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 कंसीडर इक्वेशन है और रेट की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन 22 में रेट जो है वो है KCl2 एंड H2S। ठीक है, H2S। तो आपका जो है ये एक स्लो स्टेप होना चाहिए, स्लो स्टेप होना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हो। तो आपके पास दो स्लो स्टेप हैं, पहला एंड दूसरा। बट अगर आप सॉरी पहला आपका जो है स्लो स्टेप है, ओके। दूसरे वाले में आपका ये टर्म ही नहीं है, तो आपका जो है पहला ऑप्शन जो होगा वही बता पाएगा इस रेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ octahedral void is r and atom is close packing is r, रिलेशन बिटवीन r, तो क्या होता है आपको पता है कि r इज इक्वल टू 0.414, यानी कि अब क्वेश्चन 24 के 23 की बात करते हैं। सो r बाई r इज इक्वल टू, आपने देखा ये वैल्यू तो आपने देखा ही है, या आप चाहो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडियल गैस इक्वेशन है। आपका सर्टेन गैस टेक्स 4 टाइम्स स्लोगन से फ्यूज आउट ऑफ हीलियम, इट्स अ मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है आपसे, क्या होगा बताइए। रेट 1 बाय रेट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1 होता है, सो दैट विल बी 4 बाय 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2, जो कि हमें बताना है, डिवाइडेड बाय 4, so that is coming to be 4 square into 4 is equal to m2, so this comes to be m2 is equal to 60 into 64। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। which of the following is not a disproportionation reaction। क्वेश्चन नंबर 25 की बातें कर रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि आपका जो है मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको क्या होना चाहिए, एक हाइयर में जाना चाहिए और एक लोअर में जाना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट और दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कहाँ जाना चाहिए, एक तो आपके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए, एक आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो Cu2 है उसमें क्या है, कॉपर +1 में है तो वो 0 में जा रहा है, +2 में जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्लोरीन +0 में है, वो -1 में और +7 में जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में KClO3 है और आपका क्लोरीन जो है +5 स्टेट में है और +5 से -1 में ही जा रहा है, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। पर आपको किस में जाना चाहिए, तो दोनों में जाना, एक हाइयर में जाना चाहिए था, एक लोअर में जाना चाहिए था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, अगर आप देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, सुक्रोज गिवन है, तो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज पूछ रहा है। तो मैं आपको बेसिक इक्वेशंस लिख देता हूँ और आपको बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन is giving you CO2 and its value, let's write delta H1 delta H1 as that is given. Then another is H2 plus half of mole of O2 is giving you H2O, alright, delta H2 is given. Then sucrose is called C12H22O11 plus O2 is will give you 12 moles of CO2 plus how much? Tell me. 11 mole of H2O. So delta H3 give. अब आपको क्या करना है, आपको सुक्रोज का फॉर्मेशन करना है। सुक्रोज का फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बन सॉलिड से होगा, हाइड्रोजन गैस से होगा, ऑक्सीजन गैस से होगा। तो ये आपके राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो क्या करेंगे बताइए, इस रिएक्शन को 12 CO2 होना चाहिए, एक ही CO2 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, आपके पास 11H2 है तो 11H2 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल डेल्टा H1 इंटू 11
प्लस डेल्टा H2 इंटू 12, सॉरी दिस इज 12, दिस इज 11 माइनस, ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा H3, पुट द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग 2 to 6 6 किलो जूल आपको मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब है क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, दैट्स डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा V का क्या 0 हो गया, डेल्टा V 0 होगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q होता है, और आपको पता है कि W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है, दैट मींस 0, सो P डेल्टा V 0, सो दिस इज 0, तब क्या हो जाएगा आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, Q के आधार पे बताया जा सकता है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन 28, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2 आयन, Pb प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, PbSO4 will give you इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है। सो क्या होगा, दिस इज x एंड दिस इज x प्लस 0.0045, सो क्या होगा KSP इज इक्वल टू x into 0.0045 plus x is equal to, this value is given as 1.8 into 10 to the power minus 8, एंड देखिए ये वैल्यू x के तुलना में ज़्यादा बड़ा है तो x क्या होगा, गायब हो जाएगा यहाँ पे, सो x इज कमिंग टू बी क्या हो जाएगा बताइए, 1.8 into 10 to the power minus 8 divided by 0.0045 and the value is coming to be 4 into 10 to the power minus 6। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, pH of aqueous solution is 5.5, क्वेश्चन नंबर 29, pH क्या है, pH is called 5.5, so what is pH, POH is equal to क्या हो जाएगा 40 minus 5, so क्या है, this is 8.5, correct, POH is 8.5, तो POH is 8.5 है, तो हाइड्रोक्सी आयन का कंसंट्रेशन, OH आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, 10 to the power minus 8.5। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 का आसान सा क्वेश्चन है, 30 इज हमारा रिएक्शन लिखते हैं, लेट एनी हाइड्रोकार्बन बी CXHY प्लस दिस इज रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2 and this will be give you X है कार्बन तो X CO2 हो जाएगा, Y हाइड्रोजन है तो Y/2 H2O हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये है 0.3 लीटर है, दिस इज 0.3 लीटर है, और ये है दिस इज 2.7 लीटर एंड सॉरी दिस इज 2.7 लीटर एंड दिस इज 2.4 लीटर। अब ध्यान से देखिए कि 1 मोल या 1 लीटर CXHY x लीटर CO2 देता है, ठीक है, ठीक है, तो 1 लीटर x देता है तो 0.3 लीटर कितना देना चाहिए, 1 लीटर CXHY x लीटर CO2 देता है तो 0.3 लीटर कितना देना चाहिए, x इंटू 0.3 लीटर देना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2.4, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4 डिवाइडेड बाय 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.8, सॉरी 8। सिमिलरली 1 लीटर CXHY 1 लीटर CXHY ये देता है आपको Y/2 लीटर H2O, सो आपका 0.3 लीटर कितना देना चाहिए, Y/2 into 0.3 देना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2.7, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.7 into 2 डिवाइडेड बाय 0.3 दैट इज इक्वल टू 18, सो क्या हो गया, c की वैल्यू x की वैल्यू क्या है 8 है और y की वैल्यू क्या है 18। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 है, सॉरी क्वेश्चन 31 है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट सेकेंड, ठीक सेकेंड आर्टिफिशियल स्वीटनेस को बोलते हैं, ठीक है,
सो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ स्ट्रक्चर है, दिस इज 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एंड करेक्ट। ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विद सोडियम एमाल्गम ऑन वाटर गिव्स सॉर्बिटॉल, ठीक है, इसमें तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, दिस इज रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 क्या है आपके पास, एक एनिलीन है NH3 ग्रुप, सॉरी NH2 CH2 डायज़ोनियम डायज़ोटाइजेशन, so you will be getting N2Cl and CH3, this here this is CuCN, KCN, so just you have to replace CN here plus, so you will be getting this as product, ये नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक, अगला है 34, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स cannot be distinguished by, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स cannot be distinguished by, तो आपको पता ही है कि जो ग्रेनार्ड रिएजेंट है उनको कार्बोनिक कार्बन चाहिए होता है, वो एल्डिहाइड का हो या वो कीटोन का हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है, तो उनको क्या चाहिए, बस कार्बोनिक कार्बन चाहिए, सी को चाहिए होता है, वो जाके तुरंत उनसे रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। सो आपको एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों में से किसी में फर्क नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 35, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजन के ऑर्डर्स गिवन है, द ऑर्डर ऑफ हैलोजन्स डिपेंडिंग लिविंग ग्रुप, तो वो स्टेबिलिटी के रहते आपको पता है, आयोडाइड आयन सबसे पहले निकलता है, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन भी बताता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक। तीसरा है हमारे पास 36, सॉरी 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कंपाउंड है COONH, ठीक है। सो आपको ये नाइट्रेटिक मिक्सचर यानी कि आपको NO2 ग्रुप डालना है कहीं, तो ये NO2 ग्रुप कहाँ पे आएगा पता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है आपका, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, तो इसके पैरा पोजीशन पे आपको क्या होगा, इसके पैरा पोजीशन पे आपका NO2 आगे जुड़ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37 क्या है, 37 में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका है बेंजीन रिंग है, CH3 है, तो KMnO4 का जब भी आप यूज करते हो तो क्या होगा, इस साइड चेन को तुरंत ऑक्सीडाइज करके COOH में बदल देता है। अब जो है वो है NaOH CaO, दिस इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि COH को भगाने का काम करता है, ये सिंपल बेंजीन रिंग के रूप में रहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन 38 क्या है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो तो यू विल बी हैविंग बॉन्ड, दिस इज बेंजीन रिंग हियर एंड यू आर जस्ट एडिंग HBr, ठीक है, दिस इज HBr एडिशन हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड पे HBr एडिशन है, तो HBr को उठा के यहाँ पे लाइए, पूछिए कि कहाँ पे जाएगा ये, तो बोलेगा कि मुझे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, वहीं पे जाना है, तो कार्बोकेटायन यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ जो बनेगा वो बेंजीन के जस्ट कंजुगेशन में है, तो रेजोनेंस के कारण ब्रोमीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 तो उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ध्यान से, आपका जो चार्ज है वो काफी दूर है, तो मोस्ट इसका सेपरेशन क्या है, चार्ज डिफरेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, वो सबसे अनस्टेबल होगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, रेजोनेंस नॉट ऑब्जर्व बोल रहा है, तो पहला है आपका पीडी, रेजोनेंस होता है, इसमें सोचना नहीं है, इसमें रेजोनेंस होता है,
दूसरा है आपका क्लोरीन, सो यस रेजोनेंस इज पॉसिबल हियर। तीसरा है आपका OH, यस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, कॉन्जुगेशन नहीं, तो रेजोनेंस इसमें क्या होगा, नहीं। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें देखिए नाइट्रो ग्रुप जिसमें है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या होगा बताइए, आपका जो है पहला नाइट्रोफेनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन यू विल गो टू बी ऑप्शन, क्यों? क्योंकि दोनों में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है, सो -m इफेक्ट दिखेगा। बट जो पहला जो मेटा पोजीशन पे है वो सिर्फ और सिर्फ -i इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वन वी हैव इज ए के पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहला कंपाउंड आपका अलीन, क्वेश्चन नंबर 42 में पहला क्या है, अलीन, सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा इज दिस कंपाउंड, वी हैव डिस्कस्ड दिस वन, दिस इज एट द टॉप, फ्रंट साइड हमारी तरफ है, दिस इज एट द बैक। तो आप एक प्लेन यहाँ से गुजार सकते हो, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तीसरा ऑप्शन है बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसा है बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। आप सोचेंगे सर एक ये प्लेन गुजारते हैं, पर क्या होता है ना कि ये क्लोरीन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। एक क्लोरीन क्या होता है, अप आ जाता है, दूसरा क्लोरीन डाउन चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्लेन जो है आपके पास नहीं मिलता। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। चौथा भी आपको ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड नॉर्मल हेक्सेन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। तो आपका जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, तो क्या होगा, सिस ट्रांस तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। अल्कीन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैं लिखूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, सो वी हैव C डबल बॉन्ड, वी हैव CF3, वी हैव CHCl3, sorry CH3Cl, we have CH3OH and we have NH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन है, देन कार्बन के बाद में फ्लोरीन है, कार्बन के बाद फ्लोरीन है, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो जो नोटेशन होगा वो होगा ई नोटेशन। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ई नोटेशन यूज करेंगे। 44 की बात करते हैं। 44 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली sp2, ओनली sp2। पहला ऑप्शन है हमारे पास, तो ध्यान से देखेंगे, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस टू आर sp2, सो ऑल आर sp2। अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपके पास तीन ऐसे एटम हैं कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है। तीसरे ऑप्शन में बेंजीन रिंग में जो मिथाइल जो आपका है वो आपका sp3 है। अगर ऑप्शन नंबर 4 में देखें तो आपका जो टर्मिनल कार्बन है वो भी आपका 3, ठीक। लास्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में है NH2 C डबल बॉन्ड NH2। तो कोई एक को भी आप ये ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा बताइए, अमीनो। एक को आप ट्रीट कर दो, क्या एक को आपको ट्रीट करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट से, तो दिस इज कॉल्ड अमीनो। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथ। एक कार्बन तो क्या होगा, मिथ, मीथेन, क्या है, अमाइड, तो मीथेना, मीथेना, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आगे तो दिस इज क्वेश्चन 45। सो चलिए होप आप सभी को चीज़ों को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।